अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम वालेकुम यस सलाम जी सर। सर। आ रही है सर। वालेकुम सलाम। शुक्रिया जी, थैंक यू। वालेकुम। अच्छा जी, हम लोग आज अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है चूजिंग अ रिसर्च टॉपिक। और ये जो टॉपिक है ये हमारी पहली असाइनमेंट भी है, तो आप लोगों ने इसको गौर से फॉलो करना है ताकि आप लोग अपनी असाइनमेंट ठीक तरह से कर सकें। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि आपको 4 असाइनमेंट्स मिलेंगी, और 2 मिड टर्म से पहले, 2 मिड टर्म के बाद, और वो उसी चीज़ पे बेस्ड होंगी जो हम पढ़ते जाएंगे। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है, यानी आज को मिला के 3 सेशन बनते हैं, उनकी बेसिस पे पहला असाइनमेंट होगा। और बाद में जो हम पढ़ते जाएंगे उसकी बेसिस पे अगले असाइनमेंट आते जाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम ये 6 चीज़ें कवर कर। सलाम वालेकुम। जी प्लीज़, आप लोग म्यूट, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करें, नहीं तो अपने आप को म्यूट रखें प्लीज़। अच्छा जी, तो हम ये 6 चीज़ें पढ़ेंगे कि फ़ायदा क्या होता है अच्छा टॉपिक चूज़ करने का, टॉपिक्स आते कहाँ से हैं। जनरली शुरू में एक आइडिया की शक्ल होती है या एक प्रॉब्लम की शक्ल में होती है, कोई भी टॉपिक, तो उसको कैसे टॉपिक की शक्ल पे पहुंचाते हैं। फिर वेग या वीक टॉपिक्स से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि वो फिर आपको सही रिसर्च करने के काबिल नहीं छोड़ते हैं। फिर अपने टॉपिक को आप रिसर्चेबल कैसे बनाते हैं, यानी प्रैक्टिकल कैसे बनाते हैं। और आखिर में फिर टॉपिक की फाइनलाइजेशन। तो जो अच्छा टॉपिक होता है बेसिकली ये आपके रिसर्च डिज़ाइन को इस काबिल बनाता है कि आप आगे अच्छी रिसर्च कर सकें। जिसका मतलब क्या है कि आप अपने टॉपिक को अच्छे क्वेश्चंस में डिवाइड कर सकते हैं जिनके आप जवाब देंगे। आप उन क्वेश्चंस के लिए फिर लिटरेचर को बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं ताकि आपको पता चले कि इस पे दुनिया ने पहले क्या किया है। फिर आप उसके बारे में डेटा कलेक्ट करने के काबिल होते हैं, क्योंकि आप फिर अपने क्वेश्चंस के पार्ट को ही ऑपरेशनलाइज कर रहे होते हैं। और फिर आखिर में बहुत अच्छी तरह एनालिसिस कर सकते हैं आप इन्हीं के बेसिस पे। तो अगर आपका टॉपिक अच्छा नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आईटी इन यूनिवर्सिटीज, तो फिर आप हर तरफ घूमते रहेंगे ना। आईटी में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कंप्यूटर इक्विपमेंट भी आते हैं, सॉफ्टवेयर भी आते हैं, एआई की एप्लीकेशंस भी आती हैं, और 1,000 चीज़ें आती हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत कुछ आता है, ग्रेड, अंडर ग्रेड, मुख्तलिफ टॉपिक्स, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स, थीसिस या नॉन थीसिस। तो आप स्कैटर्ड रहेंगे अगर आप पुअरली डिफाइन करेंगे। आपके ऑब्जेक्टिव्स भी ऑब्वियसली वेग हो जाएंगे, और आप फिर किसके लिए क्या मेथड इख्तियार करेंगे क्लैरिटी नहीं होगी आपको। टॉपिक क्लियर होगा तो आपको क्लियर, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता होगा कि आप करना क्या चाहते हैं। उसी हिसाब से आप फिर लिटरेचर रिव्यू पढ़ेंगे, और उसी हिसाब से आप डेटा गैदरिंग करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। तो जो आपका वेल चोजन, यानी आपने सिलेक्शन अच्छी की है टॉपिक की, उसका उसका एक इंडिकेटर ये होता है कि ये आपके फील्ड से रिलेटेड होता है। यानी मैं अगर किसी ऐसे टॉपिक में रिसर्च करना शुरू कर दूं जो मैंने आज से पहले, उस पर कोई एक्सपर्टीज नहीं है मेरी, तो जाहिर है वो मेरी रिसर्च अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं 20-25 साल से, 10 साल से किसी चीज़ में काम कर रहा हूँ और उस पर रिसर्च करूंगा तो अच्छी होगी। इसी तरह ऐसा टॉपिक जो देखने में तो बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन मेरा ये कोर्स टोटल 4 महीने का है, तो इसमें क्या मैं उसको रिसर्च कर सकूंगा? क्या मैं डेटा इकट्ठा कर सकूंगा? क्या मुझे उसके बारे में नॉलेज है? तो नहीं है। तो फिर मुझे कुछ ऐसा टॉपिक चूज करना पड़ेगा जो इन चीज़ों को एड्रेस करे। फिर मुझे खुद इसमें इंटरेस्ट है या नहीं, क्योंकि जिस रिसर्चर को खुद इंटरेस्ट होता है वो फिर बहुत अच्छी रिसर्च कर सकता है। वो इमोशनली इन्वेस्टेड होता है उसमें, रिजल्ट्स में नहीं, रिसर्च के प्रोसेस में। जो जो नहीं इंटरेस्टेड होता उसमें, वो फिर उसको एक रेगुलर काम की तरह करता है और उसको बहुत अच्छी तरह फिर एंड तक नहीं पहुंचा सकता। जो वेल फ्रेज्ड टॉपिक होते हैं, यानी एक तरफ तो ये हो गया कि मैंने अच्छा टॉपिक चूज कर लिया जो रेलेवेंट है, जो फिजिबल है, जो मेरे काम से अलाइंड है। फिर वेल फ्रेज्ड होता है कि उसको मैंने उसका नाम भी ऐसा रखना है, टाइटल कह लें, कि जो मुझे हेल्प करे आगे रिसर्च करने में। तो अगर आपका टाइटल वेल फ्रेज्ड होगा तो वो स्पेसिफिक होगा और कॉन्साइज होगा, पर्टिकुलरली बता रहा होगा कि आप करेंगे क्या।
उस टॉपिक में की वेरिएबल्स पहले ही लिखे होंगे, उस टॉपिक से ही समझ आ रहा होगा कि रिसर्च क्या होगी, और वो आपको आपकी बाउंड्रीज भी बता देगा। और इस तरह उसकी लैंग्वेज भी आपको ऑब्जेक्टिविटी की तरफ लेके जाएगी। टॉपिक्स आते कहाँ से हैं? बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। सबसे पहला सोर्स तो होता है पर्सनल और प्रोफेशनल सोर्सेज। यानी आपने अपने यूनिवर्सिटी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम देखा और उसको आप एड्रेस करना चाहते हैं, मे बी आपकी सोसाइटी में। फिर आपकी कोई क्यूरियोसिटी हो सकती है, या किसी चीज़ के थ्रू आप खुद गुजरे हों, वो बहुत अच्छा टॉपिक आपको दे सकता है। इसी तरह एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल सोर्सेज होते हैं। आपने कोई प्रॉब्लम देखा, आपने, आपकी कोई पर्सनल क्यूरियोसिटी, यानी ऊपर के ऊपर ये बिल्ड हो रहा है। फिर कोई लिटरेचर में गैप है, आपने कोई आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, जर्नल का कॉन्फ्रेंस अटेंड किया आपने, पर आपको नजर आया कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, इसको आगे ले जाया जा सकता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सारे जर्नल आर्टिकल्स, मोर और लेस सारे जर्नल आर्टिकल्स आखिर में एक सेक्शन रखते हैं जिसमें लिखा होता है फ्यूचर रिसर्च, कि अगर कोई इस टॉपिक पे मजीद रिसर्च करना चाहता है तो ये एरियाज हैं जिन पे की जा सकती है। तो वो एक सोर्स होता है। इसी तरह आप दो मुख्तलिफ ऑथर्स को पढ़ें और वो कॉन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग्स बता रहे हो किसी एक चीज़ पे, तो आप उसको रिसर्च कर सकते हैं। अगला सोर्स जो है वो होता है सोसाइटल और इमर्जिंग इश्यूज। यानी आजकल जैसे एआई है, आजकल जैसे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इस तरह नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। इसी तरह सोशल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनको, स्पेशली वो सोशल प्रॉब्लम्स जिनको कंटेक्चुअलाइज्ड स्टडी चाहिए होती है, यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जाके, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, पर्टिकुलर मोहल्ले में, डिपार्टमेंट में, शहर में स्टडी करना होता है, तो वो आपको अच्छे टॉपिक दे सकते हैं। और फाइनली आप हमारे पास एमएस और पीएचडी थीसिस में ये होता है कि सुपरवाइजर्स जो हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक्स में रिसर्च करवाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका एक्सपीरियंस होता है, डेकेड्स का एक्सपीरियंस होता है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में सुपरवाइजर्स के रिसर्च ग्रुप्स होते हैं। रिसर्च ग्रुप का ये मतलब होता है कि किसी एक ही टॉपिक पे अ, थोड़े से डिफरेंस के साथ दो पीएचडी स्टूडेंट रिसर्च कर रहे होते हैं, दो या तीन। फिर हर पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ तीन चार मास्टर स्टूडेंट रिसर्च कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है उनकी रिसर्च की डेप्थ और विड्थ जो है वो डिफरेंट होती है, फ़र्क होती है एक दूसरे से। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ से फिर टॉपिक लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपके सामने भी एक एग्जांपल नज़र आ रही है कि ब्रॉड फील्ड है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि एजुकेशन का भी बहुत ब्रॉड मतलब हो सकता है और टेक्नोलॉजी का भी। तो आपको यहाँ पे इशू क्या नज़र आया कि टीचर्स जो हैं वो एआई टूल्स इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं मुख्तलिफ कोर्सेज में जहाँ होने चाहिए। अब लिटरेचर गैप भी आपको मिल गया, जो ये बता रहा है कि एआई तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन जो रूरल स्कूल्स हैं उनमें स्टडीज मौजूद नहीं हैं जो ये बता सकें कि वहाँ पे एआई कैसे अडॉप्ट होगी। या कोई ट्रेंड आपको नज़र आ गया कि पोस्ट कोविड, कोविड के बाद आपको याद होगा वर्क फ्रॉम होम या स्कूल्स घर से चलना शुरू हो गए थे, तो वो कंप्लीटली तो सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन स्कूल्स एकदम मशरूम ग्रोथ होनी शुरू हो गई है उनकी। इसी तरह वर्क फ्रॉम होम अब पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनीज अलाउ कर रही हैं। 5 डे वर्क वीक से बहुत से मुल्क 4 डे वर्क वीक पे जा रहे हैं। तो कोविड की जो ब्लेंडेड प्रैक्टिसेस थी लर्निंग की या जॉब पे आने की, वो सोसाइटी में स्लिप इन हो गई हैं, और मे भी आगे मजीद आगे जाएं, क्योंकि दफ्तर ना आने से आपकी बिजली बचती है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे बचते हैं। तो अगर आप काम दफ्तर आए बगैर कर सकते हैं तो वो कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह स्कूल आने जाने में अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस है, अगर कोई सोशल इश्यूज हैं, आपको लगता है कि स्कूल में ड्रग्स वगैरह के केसेस हैं, जो भी आपको पता ही है स्कूल्स में बहुत कुछ होता है, तो वो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उससे बचें, तो आप उनको ऑनलाइन ले जाते हैं। तो ये ट्रेंड्स अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। तो इस ट्रेंड को आप कैसे फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी में फोकस कर सकते हैं। तीसरा पार्ट था जी फ्रॉम आइडिया टू टॉपिक। यानी आपके पास आइडिया तो आ गया, अब इसको टॉपिक में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसमें कुछ टेक्निक्स हैं फिल्टर करने की, फोकस करने की। एक तो ऑब्वियसली ब्रेनस्टॉर्म करना, लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, किसी एक्सपर्ट के साथ मिलके उसके बारे में बात करना,
मुख्तलिफ आइडियाज़ को, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले 2-3 मिनट में आपसे ऑनलाइन स्कूल्स और ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम की बात की। तो इस तरह की चीज़ को कहते हैं ब्रेनस्टॉर्म करना। इससे आप आइडियाज़ इकट्ठे होते हैं। जैसे हमारे पास अब ये आइडिया इकट्ठा हो गया कि स्कूल्स में सोशल इश्यूज हैं जिनसे बच्चों को बचाना चाहते हैं पेरेंट्स, या जॉब्स पे जॉब्स पे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं, किराए होते हैं बिल्डिंग्स के, बिजली ज़ाया होती है, कंप्यूटर चाहिए होता है, वगैरह वगैरह। तो ये एक फ़ायदा हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ आइडियाज़ क्लस्टर होना शुरू हो जाते हैं। तो इनको आप माइंड मैप की शक्ल में ड्रॉ कर सकते हैं कागज़ पे, और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएगा कि आप किसी टॉपिक पे फोकस हो रहे हैं। इसी तरह की ये टेस्ट होता है, फाइनर टेस्ट कहते हैं इसको। फाइनर एक्रोनिम है फिजिबल, इंटरेस्टिंग, नॉवल, एथिकल, रेलेवेंट का। फिजिबल का मतलब होता है, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की, कि हमें डेटा मिल जाएगा कि नहीं, उस डेटा तक हम पहुंच सकते हैं कि नहीं, हमें अलाउ करेगी या नहीं वो फर्म जिससे हम डेटा लेना चाहते हैं, या वो इंडिविजुअल, या वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह टाइम आपकी रिसर्च में जितना मौजूद है उस दौरान ये हो जाएगा कि नहीं। आई से इंटरेस्टिंग बनता है कि आपके लिए ये इंटरेस्टिंग है या नहीं, है जो आप एमएस जिस एरिया में कर रहे हैं उससे रेलेवेंट है या नहीं। नॉवल का मतलब होता है नया, कि ऐसा तो नहीं है कि आप किसी ऐसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं जिस पे दर्जनों लोग पहले भी कर चुके हैं और वेल एस्टेब्लिश्ड टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉपिक हो कि अगर टीचर अच्छा पढ़ाए तो स्टूडेंट को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है। अब ये इस पे रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया को पता है टीचर अच्छा पढ़ाए तो रिसर्च में आ जाता है इंटरेस्ट। इस पे आप डेटा इकट्ठा करके आखिर में कहें हाँ हाँ बिल्कुल आ जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने अपना भी टाइम ज़ाया किया। जो आपका रिसर्च पढ़ेंगे उनका भी टाइम ज़ाया होगा, और आप कुछ सीख भी नहीं सकेंगे। तो कोई नॉवल चीज़ होनी चाहिए जो कि कोई नई, नए, एटलीस्ट नए एंगल लेके आए, चाहे पुराना ही टॉपिक हो। फिर एथिकल होना चाहिए। एथिकल का मतलब होता है कि कुछ आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं खुफिया कैमरे लगा के ये वाला डेटा देखूंगा, मैं लोगों की फलानी डेटा ले लूंगा उनसे पूछे बगैर, तब मुझे सही बात पता चलेगी। तो इस तरह के टॉपिक्स अलाउ नहीं होते हैं। और आखिर में रेलेवेंट, रेलेवेंट टू, जो ऊपर हमने पहले बात की कि आप जिस एरिया में एमएस कर रहे हैं, या जो आपके पर्टिकुलर सुपरवाइजर के एरियाज हैं, उनसे वो रेलेवेंट है या नहीं। फिर आपने देखना होता है कि इसकी फिटनेस क्या है विद योर डिसिप्लिन, विद योर सुपरवाइजर और विद योर रिसर्च ग्रुप। तो इस तरह मुख्तलिफ एक्शंस करके आप आप अपने टॉपिक तक पहुंच सकते हैं। अगला इसका पार्ट था हाउ टू अवॉइड वेग वीक टॉपिक्स। तो वेग वीक टॉपिक्स कैसे कैसे आ जाते हैं। ये हो सकता है कि आपका टॉपिक बहुत ब्रॉड हो, या जैसे क्लाइमेट चेंज एंड सोसाइटी। अब इसमें देखिए, क्लाइमेट चेंज के 1,000 एस्पेक्ट्स हैं और सोसाइटी के लाखों एस्पेक्ट्स हैं। तो कुछ नहीं पता चल रहा कि रिसर्च क्या होगी ना। तो कुछ नहीं पता चल रहा मेरे लिए, फॉर एग्जांपल ये आपका टॉपिक है, तो मेरे लिए तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बन जाएगी, क्योंकि आप जब रिसर्च करने जाएंगे आपका दिमाग पूरी दुनिया में घूमता रहेगा और आप फोकस नहीं कर सकेंगे। तो आपको ब्रॉड नहीं रखना टॉपिक, बल्कि आगे हम देखते हैं इसका करना क्या है हमने। फिर टॉपिक्स दैट आर टू डिस्क्रिप्टिव, स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स इन स्कूल्स। अब ये डिटेल तो आप कर आए हैं, मतलब डिटेल में तो ले आए हैं, लेकिन आपने ओवर डिस्क्राइब कर दिया है बेसिकली। आप इसमें प्रॉब्लम क्या है, यानी स्कूल स्कूल में कंप्यूटर होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना। तो इस तरह डिस्क्रिप्टिव होने से नुकसान होता है। टॉपिक्स आर अनरिसर्चेबल, व्हाई ह्यूमंस बिहेव बैडली, एग्जाम्पल लिखी हुई है। अब ये टॉपिक अनरिसर्चेबल है, इस पे रिसर्च की नहीं जा सकती। आपकी फीलिंग तो है, आपको बुरा भी लगता होगा जब आपके साथ कोई बैड बिहेवियर करता है, लेकिन इस पे रिसर्च नहीं की जा सकती जब तक आप किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में स्पेसिफिक बिहेवियर की बात ना कर रहे हो। इसी तरह टॉपिक्स दैट आर इमोशनली चार्ज्ड और बायस्ड, यानी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं ना, जैसे पॉलिटिक्स हो गई, जैसे रिलीजन हो गया, जैसे जेंडर हो गया। तो उसमें इमोशनली चार्ज होना या बायस होना बड़ा नेचुरल होता है। आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आपके सामने जो भी चीज़ आती है आपको उसी एंगल से नजर आती है। या आप किसी खास रिलीजन में बहुत जज्बाती हैं, तो आपको बाकी सारे जो है वो उनमें फॉल्ट नजर आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आप मर्द और औरत, यानी मर्द ये कर सकता है, औरत ये कर सकती है, मर्द की ये ड्यूटीज़ हैं, औरत की ये ड्यूटीज़ हैं, इसमें नेचुरल चार्ज है। मर्द हमेशा अपने एंगल से देखेगा, औरत हमेशा अपने एंगल से देखेगी। तो इस तरह की चीज़ों को भी लोग इसके अंदर चले जाते हैं, तो फिर वो सही रिसर्च नहीं कर पाते हैं। इसकी रेमेडी क्या हो सकती है?
अगर कोई चीज़ ब्रॉड है तो उसकी बाउंड्रीज ऐड करें। यानी क्लाइमेट चेंज और सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, तो किसी लोकेशन की बात करें कि लाहौर में जो फॉग आ रही है, उसकी हम बात कर रहे हैं, और उस पे लोगों की हेल्थ में, स्पेशली लंग्स से रिलेटेड हेल्थ में क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो वही वाली चीज़ को आपने ब्रॉड से फोकस्ड कर दिया। फिर अवॉइड वैल्यू लेडन और मॉरल फ्रेजिंग। यानी कोई ऐसा ना हो कि आप बात करें और आप एक पूरे ग्रुप को उसमें एक इनक्रिमिनेट कर दें कि उस वो आपके टॉपिक से ही लग रहा हो कि ये तो फलाने सोसाइटी के बारे में, जैसे वाई इंडियंस स्टील फ्रॉम सुपर स्टोर्स इन यूके। अब ये वैल्यू लेडन है और इसमें मॉरल फ्रेजिंग है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। फिर इंश्योर डेटा कैन रियलिस्टिकली बी कलेक्टेड। यानी ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड और थोड़ा सा सख्त भी होना पड़ेगा अपने ऊपर, कि आप अपने आप से पूछें कि क्या ये मैं काम कर भी सकता हूँ कि नहीं। और आखिर में लिखा हुआ रीवर्ड इनटू मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कॉन्सेप्ट्स। यानी आपका जो भी टॉपिक है उसको फिर ऐसे रिवर्ड करें कि टॉपिक से ही पता लगे कि हाँ ये चीज़ मेजर हो सकती है और ये चीज़ ऑब्जर्व की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वीकली फ्रेज्ड एक टॉपिक लिखा हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन। और इसको इम्प्रूव वर्जन को आप पढ़ें ज़रा प्लीज़ आप लोग। तो इसने टेक्नोलॉजी को भी डिफाइन कर दिया है और एजुकेशन को भी डिफाइन कर दिया है। इसमें लोकेशन भी आ गई है, इसमें स्टूडेंट्स को भी स्पेसिफाई कर दिया है, फिर स्कूल की टाइप को भी स्पेसिफाई कर दिया है, स्टूडेंट्स के पर्टिकुलर एस्पेक्ट जिसको वो स्टडी करना चाह रहा है यानी रीडिंग कम्प्रिहेंशन, उसको भी स्पेसिफाई कर दिया। तो ये इम्प्रूव हो गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट इन सोसाइटी बहुत ही वीकली फ्रेज टॉपिक है। इसमें आप इसका इम्प्रूव वर्जन देखें तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्मॉल बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप इन सिंध। स्मॉल बिजनेसेस को भी आप मजीद डिटेल में जाना चाहें तो टेक्सटाइल सेक्टर कर दें या जो भी आपको इंटरेस्ट लगता है। इसी तरह सिंध के बजाय आप मजीद डिटेल में जा सकते हैं, जैकबाबाद, बलूचिस्तान में चले जाएं, पिंडी में आ जाएं, पंजाब में आ जाएं, कहीं पे भी आप डिटेल में भी मजीद अंदर जा सकते हैं। अब आप अपने रिसर्च टॉपिक को रिसर्चेबल कैसे बनाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उसको ऐसी शक्ल में ले आएं कि प्रैक्टिकली अब आप रिसर्च कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है कि मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पहले वाले टॉपिक के इम्प्रूव्ड वर्जन में। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब होता है कि आप इस टर्म को डिफाइन करें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि बाय रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई मीन अ स्टूडेंट कैन clearly read and paraphrase any given paragraph from so and so book। तो ये आपने इसको कॉन्सेप्चुअली डिफाइन कर दिया। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चूंकि इसको कोई बंदा कुछ कुछ भी समझ सकता है ना। कोई बंदा कह सकता है कि अंग्रेजी अखबार पढ़ सके, कोई बंदा कह सकता है कि रजिया भट्ट के नावल का एक चैप्टर पढ़ सके, वो सारी चीज़ें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है। तो आप इसको फिर कॉन्सेप्चुअली क्लियर करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मेरा ये मतलब है। ये सब चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह करेंगे और यही आपकी असाइनमेंट्स में आएंगे। इसी तरह अगला लिखा हुआ है डेटा अवेलेबिलिटी। कैन यू गेट एक्सेस टू पार्टिसिपेंट्स आर्काइव्स और डेटा सेट्स। अब आपने टॉपिक तो अच्छा चूज कर लिया कि मैं केपी के सो एंड सो अजला में टेररिज्म के रीजंस जानना चाहता हूँ। तो क्या आपको डेटा मिलेगा? क्या आपको सीसीडी या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, फौज के, पुलिस के वगैरह वगैरह, क्या वो आपको डेटा देंगे? इसी तरह कोई आर्काइव्स हैं, अगर कोई लाइब्रेरीज हैं, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो अगर जवाब हाँ है तो गुड, नहीं तो फिर आपको टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। मैथडोलॉजिकल फिट यानी मेथडोलॉजी और जो आपका टॉपिक है वो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं कि नहीं। अब मेथडोलॉजी को हम इंशाल्लाह डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। पीछे हमने लास्ट लेक्चर में जब हम रिसर्च की मैपिंग की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको टच किया था। आगे ऑब्वियसली हम काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो आप जो भी मेथड इस्तेमाल करेंगे, क्या वो आपके टॉपिक से रेलेवेंट है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी एक इंडस्ट्री के अंदर ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे पैकेजिंग क्यों नहीं ठीक हो पा रही, तो वहाँ पे फिर आपको केस स्टडी यूज़ करनी पड़ेगी। वहाँ पे आप फिर ब्रॉड क्वांटिटेटिव डेटा नहीं इकट्ठा कर सकते।
अगली चीज़ है थ्योरेटिकल लिंक। डज इट कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग थ्योरी और मॉडल? यानी आप कुछ सामने जो प्रॉब्लम आया है, ये प्रॉब्लम ऑलरेडी थ्योरी में मौजूद है इसी शक्ल में कि नहीं है? अगर हो तो बहुत अच्छी बात होती है, फिर आप उसको वहीं से पिक करके आगे लेके जा सकते हैं। या आप उसको डिफाई कर सकते हैं, आप कह सकते हैं थ्योरी तो ये कहती है लेकिन प्रैक्टिकली तो मेरे सामने कुछ और आ रहा है। तो फिर आप इस तरह आप उस थ्योरी में ऐड करते हैं और वो थ्योरी मजीद रिफाइन होती है। और आखिर में एथिकल वायबिलिटी के इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए पार्टिसिपेंट्स का। यानी वो एग्री करें कि बिल्कुल आप उनके साथ मिलकर ये रिसर्च कर सकते हैं, उनका डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फॉर्म्ड का इसमें ये मतलब होता है कि ना सिर्फ वो आपसे एग्री करें बल्कि उनको क्लियरली पता हो कि वो किस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो आपने उनको कुछ पैसे दे दिए या कोई इंसेंटिव दे दिया तो वो आपसे एग्री कर गए। फिर प्रिवेसी। प्रिवेसी का मतलब होता है कि किसी का वो डेटा जो वो शाया नहीं करना चाहता तो वो दे शुड बी अश्योर्ड के उनका वो डेटा किसी को ना पता लगे। और आखिर में इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि उन जगहों पे ना पहुंचे डेटा जहाँ पे वो चाहते हैं कि ना पहुंचे। तो ये एक हैंड्स ऑन एक्सरसाइज है। जैसे पीछे हमने कहा था कि अपने टॉपिक को रिसर्चेबल बनाना। तो ये कुछ फिल्टर्स हैं, जैसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का फिल्टर है। इसमें आपके जहन में सवाल ये होना चाहिए कि व्हाट स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया और स्टूडेंट लाइफ आर वी टॉकिंग अबाउट। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल आपका सवाल है कि स्टूडेंट्स पे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस क्या है। तो आपका एग्जांपल हो सकती है सोशल मीडिया एडिक्शन या एकेडमिक परफॉर्मेंस। सही जी। सोशल मीडिया का स्टूडेंट पे इम्पैक्ट या उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में क्लियरली नज़र आ सकता है, या उनकी सोशल मीडिया की एडिक्शन में। अब ये तो आपने कॉन्सेप्चुअली डिफाइन कर दिया। अब आप एकेडमिक परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं जीपीए से मेजर करूंगा, तो इसको फिर कहते हैं कि मैंने प्रैक्टिकली भी अब डिफाइन कर दिया है। कॉन्सेप्चुअली मैंने बता दिया था कि एकेडमिक परफॉर्मेंस है मेरा मतलब इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स पे। और प्रैक्टिकली मेरा मतलब है कि मैं उनके जीपीएस देखूंगा। इसी तरह सोशल मीडिया एडिक्शन आपने कॉन्सेप्चुअली बता दिया, प्रैक्टिकली ये होगा आवर्स स्पेंट ऑन स्क्रीन यूजेज, जो आपको बड़ा इजीली किसी के भी मोबाइल फोन से मिल जाता है। इसी तरह अगला फिल्टर है पॉपुलेशन स्कोप। तो कौन से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप बता सकते हैं कि मैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। मे बी इसमें भी आप डिटेल देखना चाहते हैं तो लेके आ सकते हैं। टाइम फ्रेम क्या है? तो मैं जी पोस्ट कोविड के ऑनलाइन लर्निंग फेज की बात कर रहा हूँ, या जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं वो आपका टाइम फ्रेम हो जाएगा। डेटा अवेलेबिलिटी, क्या आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं या आपका डेटा ऑब्जर्वेबल है कि नहीं? तो आप कहते हैं जी बिल्कुल ऑब्जर्वेबल है, जीपीए जो है वो अवेलेबल होता है एग्जाम डिपार्टमेंट में सब बच्चों का। इसी तरह फिजिबिलिटी और एथिक्स पे हमने बात कर ली। इसी तरह थ्योरेटिकल लिंक पे हमने बात कर ली। आप नॉर्मली होता है क्या है कि जो हमने मुख्तलिफ बात की ना कि मॉडल होना चाहिए, थ्योरी होनी चाहिए, उनके जनरली कुछ ना कुछ नाम होते हैं। कंटिजेंसी थ्योरी तो लीडरशिप थ्योरी तो फलानी लीडरशिप थ्योरी, बहुत सारी चीज़ें उनके लोगों ने पर्टिकुलर नाम रखे हुए हैं। और वो नाम भी ऐसे रखे हुए हैं कि किसी ने कोई पेपर पब्लिश किया और वो टर्म यूज़ की तो वो एक थ्योरी का नाम बन जाता है। तो जब आप अभी अभी अब हम इंशाल्लाह अगले सेशन में एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका टाइटल है लिटरेचर रिव्यू। और उसके अंदर एक सब टॉपिक है बेस पेपर। तो जब हम वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह हमें ये बात क्लैरिटी से वहाँ पे समझ आ जाएगी। तो आखिर में जी आपने अपने टॉपिक को एवेल्युएट करना होता है, फाइनलाइज करना होता है। तो चेकलिस्ट क्या है जी? माय टॉपिक इज स्पेसिफिक एंड क्लियर। तो इसके आगे आपने टिक लगाना है। इसी तरह अगला है कि इट इज़ अलाइंड विद माय कोर्स एंड सुपरवाइजर गोल्स। कोर्स का मतलब आप प्रोग्राम भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट के भी हैं और दूसरे भी हैं। इसी तरह रिसर्च क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड डायरेक्टली। जो रिसर्च क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम हो सकते हैं, यानी कि हम
उसको पढ़ के डायरेक्टली बता सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ मेजर होगी, इसका इससे ये ताल्लुक है, तो वो फिर रिसर्च करने आसान होते हैं। इसी तरह सफिशिएंट स्कोप फॉर अवेलेबल टाइम, यानी जो मैंने स्कोप रखा है अपना कि मैं रावलपिंडी में सो एंड सो इंडस्ट्री में ख़वातीन की एंटरप्रेन्योरशिप को देखूंगा, तो क्या ये मेरे अवेलेबल टाइम के साथ मैच करता है कि नहीं। और रियलिस्टिक एक्सेस टू डेटा, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो नीचे एक टिप लिखी हुई है कि राइट योर टॉपिक एज अ प्रोविजनल स्टेटमेंट, नॉट अ फाइनल टाइटल। क्योंकि अभी तो आपने खाली टॉपिक सोचा है ना। इट विल एवॉल्व एज यू रिव्यू लिटरेचर। जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप अपने बेस पेपर को पढ़ेंगे या लिटरेचर रिव्यू करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा मैंने तो टॉपिक को ये सोचा था, लेकिन मेरे ख्याल में इसको ऐसे फ्रेज कर दूँ तो बेहतर है, क्योंकि इससे पहले जो बहुत से लोगों ने इस पे काम किया हुआ है वो ये वाली टर्म यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप वो टर्म यूज़ करेंगे आपका काम ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा फिर। आप कह लें कि एक एकेडमिक सर्कल्स में, क्योंकि वो ऑलरेडी उस वर्ड से फेमिलियर होंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है। वर्किंग टाइटल क्या है जी? एक्सप्लोरिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन इन स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान। और जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, मुख्तलिफ थ्योरीज देखते हैं, तो आप कहते हैं नहीं, मैं अपना टॉपिक रखूंगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम्प्लॉय रिटेंशन इन पाकिस्तानी स्टार्टअप्स। यानी पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में वो क्या चीज़ें होती हैं जिनसे पता लगता है कि एम्प्लॉई इनके पास रुकेगा कि नहीं रुकेगा। डिटरमिन करती हैं वो उसको, उसकी तनख्वाह, उसकी शेयर इन द ओवरऑल बिजनेस, या जो भी चीज़ आपको नज़र आती है। अब मिक्स्ड मेथड्स स्टडी। मिक्स मेथड का मतलब होता है कि मैंने इसमें एक दो केस स्टडीज़ भी की, मैंने इसमें क्वांटिटेटिव डेटा भी इकट्ठा किया और कुछ क्वालिटेटिव सर्वेज वगैरह भी किए। तो इस तरह आप फिर आगे स्पेसिफिक होते जाते हैं और अपने टॉपिक को रिसर्चेबल बनाते जाते हैं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। तो आप लोग के कोई सवाल हैं तो मुझे बताएं, उसके बाद फिलहाल सिर्फ मैं इस टॉपिक के सवाल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम आपकी असाइनमेंट पे जनरली बात करेंगे। सर। जी वालेकुम सलाम फरहाद। सर, जो आपने ये थ्योरी के हवाले से बात की है, जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है, जी जी। तो उसमें हम इसको किस तरह टॉपिक के अंदर इन्वॉल्व करेंगे? थ्योरी जो आपने बात की है थ्योरी की। थ्योरी का मतलब ये होता है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज ना, जो किसी भी सब्जेक्ट पे एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है उसको हम थ्योरी कहते हैं। तो आपके सब्जेक्ट में जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जैसे फॉर एग्जांपल आप, आई एम नॉट श्योर आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है मैथ्स में, लेकिन फॉर एग्जांपल आप मोंटे कार्लो एनालिसिस और लेटन हाइपर क्यूब्स के दरमियान फ़र्क किन किन जगहों पे ज़्यादा वाजे होकर सामने आता है। ये मेरे पास एक स्टूडेंट्स हैं एक दो, वो इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं कि लेटन हाइपर क्यूब कहाँ यूज़ करना है और मोंटे कार्लो एनालिसिस कहाँ यूज़ करना है। तो ये एक थ्योरी है, मोंटे कार्लो थ्योरी आपको पता है, लेटन हाइपर क्यूब थ्योरी एक थ्योरीज है। तो थ्योरी का मतलब होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज बेसिकली। जी कामिल, आप कुछ कहना चाहते हैं? चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको ना असाइनमेंट 1 दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि जो आज हमने पढ़ा है इसकी बेसिस पे असाइनमेंट की क्या शक्ल होगी। मे बी आप उसमें आप ज़्यादा क्लियरली कोई सवाल पूछ सकें। जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं? सॉरी मुझे आवाज़ नहीं आई। जी सर, सफदर, मैं आप पूछना कैनवस चाहते हैं? के बारे में डिस्कस करना। जी सर। जी बोलें, आपकी आवाज़ कट रही है सफदर, ज़रा करीब होकर बोलिएगा। जी सर, मैं कैनवस के बारे में पूछना चाह रहा था। सफदर वो आप ज़रा रुक जाएं, हाँ आप बाद में हम बात धन्यवाद। करते हैं। ये सिर्फ आप एक दो स्टूडेंट रह गए हैं, 60 स्टूडेंट्स की क्लास है ना, तो बाकियों का टाइम ज़ाया नहीं करते। तो ये देखें जी, अ, ये असाइनमेंट नंबर 1 है, रिसर्च टॉपिक प्रपोजल एंड जस्टिफिकेशन। आपको नज़र आ रही है ये वर्ड फाइल? ये सर यस नजर आ सर। रही है। आ रही है।
अच्छा जी, देखिए इसमें असाइनमेंट का टाइटल है रिसर्च टॉपिक प्रपोजल एंड जस्टिफिकेशन, यानी आपने बताना है कि मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करूंगा और क्यों करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप आइडेंटिफाई करें एक ऐसे प्रॉब्लम को जो कि रिसर्च वर्दी हो और रेलेवेंट टू योर टॉपिक हो। इसमें जो डिलिवरेबल्स हैं वो एक आप मुझे टाइटल भेजेंगे जो एक सिंगल सेंटेंस होगा। जो भी आपका टाइटल है, जैसे अभी हमने पीछे लेक्चर देखा ना, तो उसमें मुख्तलिफ गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक होना चाहिए। फिर 1 से 2 पैराग्राफ की एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि उस टाइटल को एक तरह से उसका बैकग्राउंड बता रही होगी कि इस रिसर्च की क्यों ज़रूरत है। फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स या क्वेश्चंस लिखे होंगे, यानी आप 2 से 5 बताएंगे कि इस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की कि टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के रिलेशनशिप में कि स्टूडेंट्स जो हैं वो टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं 5वीं ग्रेड के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाने के लिए। तो इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स को बेस्ट टेक्नोलॉजी दी जाए कि वो अपनी कॉम्प्रिहेंशन बना सकें, बढ़ा सकें। फिर मुख्तलिफ एरियाज़ में उनकी कॉम्प्रिहेंशन को एक्सपेंड किया जाए। फिर देखा जाए कि टैबलेट्स के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए जिनसे स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ आती है। तो ये उसके ऑब्जेक्टिव बन गए। ऑब्जेक्टिव्स को आप क्वेश्चंस की शक्ल में भी लिख सकते हैं, जैसे विच सॉफ्टवेयर आर मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एनहांस स्टूडेंट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाइल यूजिंग टैबलेट्स। तो ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन मोर और लेस एक जैसी चीज़ें होती हैं, एक सवाल की तरह लिखा होता है और एक स्टेटमेंट की तरह लिखा होता है। फिर ब्रीफ जस्टिफिकेशन, यहाँ पे आप थ्योरी के साथ या एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस के साथ उसको लिंक करते हैं कि ये ऊपर आपने बताया कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ चाहिए, स्कूल्स को चाहिए। यहाँ पे आप बताते हैं कि ये दुनिया में देखें ऐसा ही हो रहा है, वहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट आ गई जब उन्होंने ये इस्तेमाल किया, तो जस्टिफाई करते हैं उसको। और पांचवी चीज़ है प्रिलिमिनरी लिटरेचर रेफरेंसेस, यानी कि आप 2 3 4 5 6 7 जितने भी आपको पेपर्स मिलते हैं इसके बारे में वो आप पढ़ेंगे और जमा कराएंगे एज लिटरेचर रेफरेंसेस के मैंने ये 5 पेपर देखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड और ये रेलेवेंट बनते हैं। तो ये आप ये समझिए कि जो आप मुझे असाइनमेंट नंबर 1 जमा कराएंगे, ये इट विल बी अ प्रिकर्सर टू असाइनमेंट नंबर 2, जो कि लिटरेचर रिव्यू है बेसिकली। ये नंबर 2 देखिएगा, लिटरेचर रिव्यू एंड थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। तो आप उसके लिए एक ग्राउंड बना लेंगे कि मैंने 2 4 5 6 7 जितने भी पेपर्स पढ़ लिए हैं, अब मैं डिटेल्ड लिटरेचर रिव्यू करूंगा। तो ये आपकी असाइनमेंट है। अब मुझे बताएं लेक्चर और असाइनमेंट दोनों को देख के कि आपके कोई सवाल हैं तो मैं उनको एड्रेस करता हूँ। सर इसका डेडलाइन क्या है साइन जमा कराने? और ये उधर लिखी हुई कैनवस पे, मैं मुझे सही याद नहीं है, 1 मिनट मैं आपको देख के बता देता हूँ। ये होगी, मेरा ख्याल है 1 नवंबर होगी। फर्स्ट नवंबर। जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि आपने जो असाइनमेंट दिए इसके अंदर इनके 4 असाइनमेंट्स दी हुई हैं, तो हमने सिर्फ पहली असाइनमेंट को कवर करना है या इस पूरी नहीं चार नहीं, के चार सिर्फ पहले असाइनमेंट्स को देखना सिर्फ है सर हमने? सिर्फ पहली को जी। अभी हम जो पढ़ते जाएंगे ना उसकी असाइनमेंट्स आती जाएंगी, तो ये असाइनमेंट नंबर 1 है। ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट शेयर की, ये पूरा असाइनमेंट्स का सेट है आखिर तक। तो 1 2 3 हमारे टॉप जो हम पढ़ते जाएंगे उससे रिलेटेड है, और नंबर 4 जो है वो फिर आप अपने सारे काम को इकट्ठा करके एक रिसर्च पेपर की शक्ल में उसको कलेक्ट कर लेंगे, वो नंबर 4 है। तो ये जूं जूं आती जाएंगी 2 3 4 आपको अनाउंस होता जाएगा। राइट। तो रेफरेंसेस में हमने पेपर्स अटैच करने हैं पूरे, या साथ उनका सिर्फ रेफरेंस नीचे लिख देना है? नहीं, फिलहाल तो ये काफ़ी है कि आप उसका खाली रेफरेंस लिख देना, ये पहली असाइनमेंट में इतना काफ़ी है। लिटरेचर रिव्यू हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह। फिर वो रेफरेंस हमने किस तरह लिखना है? रेफरेंस लिखने के मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं ना, किस तरह हम लिखेंगे उसको? हाँ, वो फिलहाल एक्चुअली होता है ऐसे है ना कि इस कोर्स में तो हम एपीए स्टाइल इस्तेमाल करते